ऐसा करते पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ा था, है ना। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज अ फॉल इन वैल्यू एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इससे हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। फिर हमने इसके कारण समझे थे, ठीक है। कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, व्हाई रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन, फॉल इन वैल्यू क्यों होता है? हमारी एसेट का नॉर्मल वियर टियर होता है, जब हम उसे यूज करते हैं पुरानी हो जाती है चीज। इफ्लक्स ऑफ टाइम इज द रीजन ऑफ डेप्रीसिएशन। ऑब्सोलिसेंस, इसका मतलब चीजों का आउटडेटेड हो जाना या आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना या आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाना, नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, पुरानी का ऑब्सोलीट हो जाना। एक्सीडेंट की वजह से हमारी डेप्रीसिएशन की एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब डेप्शन क्यों लगाया जाता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसे खर्चा क्यों दिखाते हैं? ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चल पाए, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखे सही से, हमारी एसेट्स को सही वैल्यू पे दिखाया जा सके। एंड अगर हमें पुरानी एसेट बेचकर नई एसेट लेकर आनी है तो डेप्रीसिएशन हमें पैसा इकट्ठा एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है। और फिफ्थ रीजन वाज, हमारे लॉज कहते हैं डेप्शन लगाना मैंडेट है, एज पर लॉ भी मैंडेटरी है कि डेप्शन लगाना ही लगाना है। तो आज मैं आपसे डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, हमने उसकी जर्नल एंट्री करनी है कि किसी एसेट पे हम डेप्शन लगा रहे हैं, मतलब उसकी एसेट की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं और डेप्रीसिएशन को हम एक्सपेंस में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वही 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जो मैं आपको समझाता आया हूँ जर्नल एंट्री के। पहला, इफेक्ट्स देखो चीजों के कहां पर आ रहे हैं। दूसरा, नेचर देखो जिन चीजों पर इफेक्ट आया। और चौथा, रूल्स लगाओ, ठीक है। तो जब भी डेप्रीसिएशन चार्ज होता है तो पहला खर्चा क्या हो गया हमारा, डेप्रीसिएशन। और दूसरा, जिस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसका नाम। लाइक मैं यहाँ पे एसेट का नाम रख देता हूँ मशीन। स्टेप 2, डेप्रीसिएशन का नेचर क्या है, डेप्रीसिएशन की कैटेगरी क्या है, एक्सपेंस। और एसेट की कैटेगरी, मशीन की कैटेगरी क्या है, एसेट। खर्चा यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है और एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो खर्चा डेबिट और एसेट क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन एसेट। जब भी आप एसेट पे डेप्शन लगाएंगे तो यही एंट्री आपकी रिकॉर्ड करी जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जिस भी एसेट पे आप डेप्शन लगा रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। इसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना। और प्रॉफिट और लॉस कब पता चलता है, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर सारे कमाइयां और सारे खर्चे को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर सारे एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी खर्चों को या तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाता है और जिन खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि हमारी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है। तो जब सभी खर्चों को डाला जाता है तो डेप्रीसिएशन को भी डाला जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डेप्रीसिएशन जब ट्रांसफर होगा तो डेप्रीसिएशन डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा और जिस अकाउंट में से ट्रांसफर करा जा रहा है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने सभी खर्चों की तरह, सभी खर्चों की यही एंट्री होती है, ठीक है। सभी खर्चों की यही एंट्री होती है, सभी खर्चे इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जिन खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये जो दो मेन एंट्रीज, इसके साथ आपको मैं एक बार एंट्रीज को रिकॉल करवा देता हूं और कैसे और कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की आपको जरूरत पड़ती है। लाइक आप कोई भी एसेट जब खरीदते हैं, परचेज ऑफ एसेट, तो इसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अगर आपने उधार पे खरीदी है तो यहाँ पर वेंडर का नाम आ जाता है जिससे भी आपने खरीदी है। ये एसेट खरीदने की एंट्री है। ठीक है, जब आप एसेट को बेचते हैं आपको तब की भी एंट्रीज पता होनी चाहिए कि जब आप एसेट को बेचते हैं तो इसकी पहली एंट्री क्या होती है, फॉर सेल ऑफ एसेट। जब आप एसेट को सेल कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ जाएगा बैंक ऑन डेबिट, और एसेट जो है वो चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब एसेट को आप सेल आउट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसको कैसे रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। देखिए, अगर एसेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इन दैट केस प्रॉफिट, देखो खर्चा जो था, जब हमने खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये प्रॉफिट किससे आया, ये एसेट अकाउंट से आया। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस की एंट्री ठीक इसके उल्टी हो जाएगी, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितने का भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, हर एसेट का यूज हर बिजनेस में अलग अलग तरीके से होता है। मैं कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन जिन और किसी बिजनेस के अंदर कंप्यूटर्स हैं, हो सकते हो मुझसे ज्यादा यूज ना करते हो। मेरा फर्नीचर का कम यूज है और लोगों का शायद फर्नीचर का ज्यादा यूज हो। मेरी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो ज्यादा गिरती नहीं है, लेकिन हो सकता है कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ फैक्ट्री चलती हो वहां पर बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा गिरती हो। मेरे पास जो मशीन्स हैं वो ज्यादा यूज नहीं होती, कम होती है, लेकिन हो सकता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ज्यादा यूज होती हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ यूज, किस पर्पस के लिए वो एसेट यूज कर रही जा रही है, हम उसी के अकॉर्डिंगली उसका मेथड सिलेक्ट करते हैं कि उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगाया जाए। तो ये मेथड हमें और कुछ नहीं बताते, सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन बताते हैं कि डेप्रीसिएशन लगाने, कितना डेप्रीसिएशन लगाया जाए। ठीक है, तो मतलब डेप्रीसिएशन लगाने का तरीका वही है, सिर्फ अमाउंट जो निकालना है उसके लिए हम मेथड सीखने वाले हैं। और ये जो मेथड्स हैं ये 3 टर्म्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये 3 चीजों पर बेस्ड है बेसिकली। सबसे पहली चीज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट आप कितने की खरीदते हैं। सेकंड इज लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है, दैट वी कॉल यूजफुल लाइफ। एंड थर्ड इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब आप एस्टिमेट करके चलते हैं कि जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो कितने की स्क्रैप में बेची जा सकती है। इसे हम रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट के बारे में बताऊंगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने एसेट जितने की खरीदी, अब आप कहोगे सर वो तो हमें पता ही है एसेट जितने ही खरीदी, लेकिन साथ साथ इसके अंदर प्लस कर दिए जाते हैं और भी खर्चे। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एसेट till it is used for the first time। जब तक एसेट फर्स्ट टाइम यूज करी नहीं जाती, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। मतलब सपोज मैं कोई मशीन लेकर आ रहा हूं, तो उस मशीन को लाने का खर्चा, उस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा, अगर उसमें कोई रिपेयर होती है तो रिपेयर का खर्चा, मेरे यूज करने से पहले
जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। आप शोरूम में जाते हैं, एक गाड़ी पसंद करते हैं, ठीक है, वो गाड़ी होती है 5 लाख की, उसके बाद उसका इंश्योरेंस होता है 40,000 का, उस पे फलाना फलाना टैक्स लगा के 10,000 आपसे और लिए जाते हैं, तो गाड़ी आपको पड़ती है 5.5 लाख की। लेकिन गाड़ी का जो प्राइस है वो 5 लाख है, लेकिन हम गाड़ी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मानते हैं? 5.5 लाख, ठीक है। लेकिन यही जब 1 साल बाद हम इंश्योरेंस कराते हैं दोबारा से, 40,000 रुपए का दोबारा से इंश्योरेंस होता है, तब ये हम गाड़ी की वैल्यू में ऐड नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि एसेट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड, अब ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, ये हमने एसेट खरीदते टाइम नहीं करा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, हम एक घर बना रहे हैं, अभी बन रहा है, देखो तुम्हारे सामने बन रहा है। अब इस बिल्डिंग को बनाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया, ठीक है। मैंने इसमें छत में कुछ काम कराया, उसमें 2 लाख रुपए और खर्चा आ गया। मैंने इसमें टाइलें, भी बिल्डिंग बनी नहीं है, टाइलें लगवाई, उसमें 2 लाख रुपए और खर्चा आ गया। मैंने इसमें दरवाजे लगवाए, खिड़कियां लगवाई, उसमें 1 लाख का खर्चा और आ गया, ठीक है। अब मैं इस घर में शिफ्ट हो गया, इसके अंदर मैंने अपना व्यापार खोल लिया, ठीक है, शॉप बना दी मैंने। अब मैंने इसमें 1 साल बाद या 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद मैंने इसमें पेंट करवाया, अभी भी इसमें सपोज मैंने पेंट कराया था, वो चलो इसी में इंक्लूड मान लेते हैं, चलो 1 लाख और इंक्लूड कर दिया पेंट का, तो ये हो गई 16 लाख। लेकिन अगर 1 साल बाद इसमें पेंट करा रहा हूँ, उसमें मेरा 1 लाख रुपए लग रहा है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस एसेट, ठीक है। उसके बाद वो रेनोवेशन के खर्चे में जाएगा, ठीक है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे में जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 16 लाख ही रहेगी, ठीक है। अब मैंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया, वो लिया 15,000 रुपए का, मैंने उसमें हार्ड डिस्क डलवाई 3,000 रुपए की, ठीक है, 2,000 रुपए मैंने उसके रिपेयर्स में लगाए, वो पड़ा मुझे 20,000 रुपए का। 2 महीने बाद वो खराब हो गया, मुझे उसमें 2,000 और लगाने पड़ गए, ठीक है। तो मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी होगी? आप लोग मुझे आंसर दें फटाफट। तो 20,000 जो आंसर आपने दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है। आपने सेकेंड हैंड क्यों देखा? आपने ये देखना है कि आपने परचेज करा, उसके टाइम पर आपने क्या क्या खर्चा करा, उसके बाद की जो रिपेयर्स है वो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो एसेट में नहीं जाएगा, ठीक है। यूज करने से पहले खर्चे, चाहे सेकेंड हैंड हो या न्यू, डजंट मैटर। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने डिफाइन करा ओरिजिनल कॉस्ट को, वो इसी तरीके से करा है। अच्छा, आप सपोज कोई लैपटॉप मंगवाते हैं, 2,000 रुपए आपका लाने में लग जाता है, तो वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भी खर्चा आप उसको अपने पास लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यूजफुल लाइफ पर। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड कह सकते हैं। हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि जैसे एक गाड़ी 10 साल चलती है या 15 साल चलती है, एक मशीन 5 साल चलेगी, कितना चलेगी, तो उसकी लाइफ पता ही होती है हमें कि हमारे यूज के हिसाब से कितना टाइम हम उसे चला लेंगे, तो वो उसकी यूजफुल लाइफ है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एसेट की कॉस्ट को, एसेट की कॉस्ट को खर्चे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ऐसा ना हो लाइफ तो खत्म हो जाए, एसेट चलती आ रही है, तो मतलब वो कह रहा है अगर 10 लाख की आपने चीज ली तो एसेट आज 10 लाख की है, लेकिन ये 5 साल अगर इसकी लाइफ है, तो हर साल 2-2 लाख का खर्चा डाल के आप इसे खत्म करेंगे। आप दिखाएंगे कि आपने एसेट को 2-2 लाख रुपए हर साल उसके बेनिफिट्स अवेल कर लिए, कंज्यूम कर लिए। दैट्स वाई यूजफुल लाइफ इज नेसेसरी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप लाइफ लिखी हुई है, अच्छा मैंने स्क्रैप लाइफ लिख दिया था। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं कोई चीज 10 लाख की खरीद रहा हूं,
और अगर वो 5 साल बाद 1 लाख की बिक जाती है तो मेरा नेट जो खर्चा होगा वो कितना होगा, वो 9 लाख ही है। तो मतलब मुझे इस 9 लाख के खर्च एसेट को, मेरी नेट एसेट वैल्यू तो 9 लाख ही है ना, क्योंकि 1 लाख तो मुझे रिकवर हो जाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने 10 लाख के खर्चे को 5 साल में ना बांट के 9 लाख के खर्चे को 5 साल में बांटूं। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000 अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो। समझ आ गई बात? क्योंकि नेट एक्सपेंस मेरा क्या है, जितने की एसेट मैंने ली लेस जितने की उसकी रीसेल वैल्यू है, जितने की स्क्रैप वैल्यू है उस स्क्रैप में भी उतने की जाएगी, तो वही मेरा खर्चा है। मैं आईफोन लेकर आता हूँ 1 लाख का, मुझे पता है वो 20,000 का कभी भी बिक जाएगा, 5 साल बाद वो 20 का बिकेगा ही बिकेगा, तो मेरा नेट एक्सपेंस 80,000 रुपए माना जाएगा। ठीक है, उसी को मुझे क्या करना है, ओवर द पीरियड बांट देना है। तो एसेट जो है, जो एक बड़ी एसेट है, वो धीरे 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 करते करते खर्चों में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एसेट को लिया क्यों है, उसे यूटिलाइज करने के लिए। तो जब हम किसी चीज के बेनिफिट्स ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू, जो आप बेनिफिट्स ले चुके हैं वो तो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपको समझ आए, नहीं आया कुछ तो पूछ लो। सो अब देखिए, इन तीनों फैक्टर्स पे बेस्ड हमारे अलग अलग मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन है। तो बेसिकली आपके कोर्स के अंदर जो है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगा। वी हैव टू मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन इन योर कोर्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और आज की क्लास के अंदर आपको ये दोनों मेथड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी याद रहे कि इनके नाम के रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों इनके नाम स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू पड़े। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के दो और नामों से ये जाना जाता है। इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है, इसको हम रिड्यूस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इनको एसएलएम, ये एसएलएम हो गया, और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, मैं मान के चलता हूं मैंने कोई एसेट खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। ठीक है, चाहे मेथड कोई भी हो, कॉस्ट तो वही रहेगी ना जितने की मैंने खरीदी। मैं मान के चलता हूं कि हर साल मुझे डेप्रीसिएशन इस पर लगाना है, और दोनों मेथड्स में सेम डेप्रीसिएशन लगेगा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम होगा, दैट इज 10%। ठीक है, 10% का मतलब क्या, अब यहां समझेंगे आप। देखिए, हर साल 10-10% एसेट की वैल्यू कम होगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रीसिएशन हमारी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। 10% रिड्यूस करा मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख। अब देखिए, डेप्रीसिएशन लगने के बाद वैल्यू अप गई या डाउन, डाउन गई ना। तो जो डाउन जाकर वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 9 लाख। अब आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। जो डाउन जाके वैल्यू आए, दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू राइट डाउन करते हैं हम, ठीक है, जो कम करके लिखते हैं, उसी वैल्यू को हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। और ये हर साल चेंज होती रहती है, जैसे जैसे डेप्शन लगता रहता है ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात करो मैं, पहले साल ये हुआ। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर मैंने दोबारा डेप्रीसिएशन लगाया, अभी भी 10% डेप्शन लगेगा। किसका, 10 लाख का कॉस्ट का, 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन लगा, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई 8 लाख। तो अब मेरी 2 साल बाद रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख। ठीक है, अगले साल दोबारा 10% लगा, किसका, वही कॉस्ट का,
1,00,000 रुपए। मेरी एसेट की वैल्यू फिर डाउन हो गई, अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 7,00,000। फिर मेरा डेप्रीसिएशन लगा 10%, कितना? 1,00,000। एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, कितनी? 6,00,000। ठीक है, अब जब तक तुम रोकोगे नहीं तब तक मैं लिखता रहूंगा। फिर डेप्रीसिएशन लगा 10%, 1,00,000 रुपए, वैल्यू कितनी आ गई? 5,00,000। ये रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई 5 साल बाद। फिर डेप्रीसिएशन लगा, जब तुम्हें समझ आ जाए बता देना, मैं रुक जाऊंगा। 1,00,000। एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? कितने नालायक लोग हो तुम, तुमसे बड़ा कोई नालायक ही नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा मुझे, मैं लिखते ही जा रहा हूं। अबे भाई 7 साल हो गए, रोक दो। समझ आ गया तुम्हें? नहीं आया नालायकों? अबे भाई क्या हो गया तुम्हें, कोई बोल ही नहीं रहा, नहीं समझ आया लगता है। चलो कोई आ नहीं, गया सर। शुक्र है। मैं अब क्या आ गया तुम्हें समझ? अब तो क्वेश्चन ही समझ आ गया, अब तो खत्म ही हो गया। 10 साल बाद एसेट की वैल्यू खत्म ही हो गई, जीरो हो गई। तो मतलब जहां स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वहां एसेट की वैल्यू एक ना एक दिन पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है वैल्यू। ठीक है, अब इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं ये अब मैं नहीं, तुम खुद ही समझ जाओ। क्योंकि हर साल डेप्रीसिएशन क्या लग रहा है? 1,00,000। ये फिक्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इनका बेस फिक्स है। बेस हमेशा क्या है? कॉस्ट। और जब जिस मेथड के अंदर बेस कॉस्ट हो उसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, यहां पे हम कॉस्ट का परसेंटेज लेते हैं हमेशा। अब आ जाते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर। यहां पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 1,00,000। वैल्यू क्या आ गई? इस वैल्यू को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अगेन टर्म्स तो सेम ही रहेंगी, चाहे मेथड तो सिर्फ अमाउंट में चेंज करेगा और कहीं कोई चेंज नहीं, कोई मीनिंग चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं। सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का बेस रिटर्न डाउन वैल्यू और इसका ओरिजिनल कॉस्ट का बेस ओरिजिनल कॉस्ट है। अब देखिए, अब जो 10% डेप्शन लगेगा, क्योंकि इसका बेस रिटर्न डाउन वैल्यू है तो ये 9,00,000 का 10% लगेगा, तो अब डेप्शन हमारा कम हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 8,10,000। ये आ गई हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, 10% फिर लग गया 81,000, 7,29,000। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मुझे रोक देना, अगर तुमने नलायकों वाली हरकत की तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। 72,900, ये आ गया 656,100। ठीक है, फिर उसके बाद 10% और लग गया 65610, तो कितना आ जाएगा? अभी मेरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 590,490। ठीक है, अभी भी तुम नालायक ही हो, मुझे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अब मैं नहीं लिखूंगा। आ गया सर समझ। शुक्र है। रिटर्न डाउन वैल्यू है मतलब अब देखिए 5 साल बाद यहां पर वैल्यू आ रही है 5,00,000, लेकिन यहां पर वैल्यू आ रही है 590,490, बिकॉज हर साल डेप्रीसिएशन जो है वो कम लगता जा रहा है अगर रेट सेम है तो। तभी इसका नाम क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना, जिसका बेस कॉस्ट हो वो ओरिजिनल कॉस्ट, जिसका बेस रिटर्न ऑन वैल्यू हो वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन के बाद जो वैल्यू बच जाए उसे हम रिटर्न ऑन वैल्यू बोलते हैं, चाहे मेथड कोई भी हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट थिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये है, अब मेरी एसेट कभी भी सेल आउट हो जाती है अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एसेट की वैल्यू है रिकॉर्ड्स के अंदर 590 490, अगर मैं इसे 4,00,000 रुपए का बेच देता हूं तो मुझे 1,90,490 का लॉस हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसे 6,00,000 का सेल ऑफ कर देता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है कितने का? 9,410 रुपीज का, सॉरी 510 रुपीज का। ठीक है, तो बस यही पूरे चैप्टर के अंदर है कि आपने अपनी एसेट की वैल्यू को डेप्रीशिएट करके दिखाना है रिकॉर्ड्स पे प्रॉपरली। आपने कभी भी एसेट ली हो टाइम टू टाइम उस पर डेप्रीसिएशन लगाएं, और उसके बाद अगर वो एसेट बिकती है
तो उस पर सही फायदा और नुकसान को कैलकुलेट करें। अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई है, ठीक है, तो इसके अलावा डेप्रीसिएशन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लियर है? ये बोलते हैं ना लाइन की, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही अभी ये तुम डेप्रीसिएशन अच्छे से कर लो।